हेलो गाइस, मैं हूँ प्रताप जर्मन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे एमपीजीके का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ मैं, जो टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया हो, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप लाइक करें। लाइक करने के बाद आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि दोस्तों मुझे भी सपोर्ट मिल सके और मेरा भी एक आपके द्वारा उत्साहवर्धन और मेरा एक उत्साह बढ़े, ताकि मैं और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं और आपको हेल्प कर सकूं। अगर दोस्तों आप लाइक नहीं करोगे तो मेरा उत्साह नहीं बढ़ेगा, मैं वीडियो बनाने में मेरा मन नहीं लगेगा। अगर लाइक जैसे कम रहेंगे तो वीडियो बनाने में मन नहीं करेगा। तो आप कंटिन्यूस मेरे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। मध्य प्रदेश की नदियाँ कि मध्य प्रदेश की नदियाँ में क्या है, कौन कौन सी नदियाँ बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, ये सभी आपको मैं बताऊंगा। तो कंटिन्यूस मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी लेना है, इसके अलावा भी जो भी पूछना है एजुकेशन के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की नदियों को दो जो वर्ष पर्यंत जल से परिपूर्णित रहती है। मतलब कि जैसे दो प्रकार की नदियाँ रहती है। फर्स्ट नदी वो जो कि वर्षा का पानी आता है उसी टाइम वो बहती हो, उसके बाद जैसे गर्मी के दिन आते हैं उस टाइम सूख जाती है। उसी प्रकार दूसरी नदी वह होती जो कि वर्ष पर्यंत बहती रहती। ये एक ऐसी नदी रहती जो कि हमेशा बहती रहती। मान लो जैसे नर्मदा है, नर्मदा के अलावा और चंबल है, ये नदियाँ क्या है, वर्ष पर्यंत बहने वाली नदियाँ हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में नर्मदा, चंबल, ताप्ती, सिंध, काली सिंध, बेतवा, पार्वती, केन, टोस, छिप्रा, तवा आदि नदी है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले नदी हमारी है नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के बारे में बताऊंगा, तो आप कंटिन्यूस मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। यह अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ तहसील जिला अनूपपुर से निकलती है। इसका अगर हम नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी तो अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ तहसील से अनूपपुर जिले से निकलती है तथा यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह एक ये बेस्ट क्वेश्चन है कि यह ऐसी कौन सी नदी जो एस्चुरी बनाती है। तो आपको ये इसमें नर्मदा नदी का आंसर आएगा। तो ये एक एस्चुरी का निर्माण करती है। इसका ढाल पूर्व से पश्चिम, ये भी एक जो पॉइंट में जो पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये जो पॉइंट है ना, आप ध्यान रखें और ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप कोई सी भी एग्जाम में आता है तो आप सही मार्क कर सकते हो। तो ये इसकी ढाल पूर्व से पश्चिम, मतलब पूर्व से बहती हुई पश्चिम की ओर जाती है। जैसे कि अमरकंटक से निकलती है, उसके बाद गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नर्मदा नदी प्रायद्वीप भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसे मध्य भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। लाइफ लाइन किसे कहा जाता है, तो लाइफ लाइन एकमात्र यही हमारी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है, जिसे हम लाइफ लाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रख्यात भूगोलविद टालमी ने इसे नामोदोस भी कहा है। तो दोस्तों, ये जो मैं टॉपिक के पॉइंट पढ़ रहा हूँ, इसमें आप ध्यान से सुने, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जिस प्रकार नामोदास किसने दिया है, टालमी ने कौन सी नदी के नर्मदा नदी को क्या नाम दिया है, नामोदास दिया है। इसी प्रकार कई प्रकार के नाम क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अन्य प्रमुख नामों जैसे कि मेकालसुता, सोमादेवी, रेवा, ये सब नर्मदा नदी का ही नाम है। ये भारत की पाँचवीं सबसे बड़ी नदी है। यह नदी 13-12 किलोमीटर, मतलब 1312 किलोमीटर लंबी है, जो कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। बाकी इसका अफवाह क्षेत्र देखा जाए तो 85,859 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के 15 जिलों से गुजरती है। नर्मदा का अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सभी जिले लाभान्वित होते हैं। इस नदी का राज्य के पूर्व महत्वपूर्ण नगर जैसे कि जबलपुर, होशंगाबाद, बड़वाह, महेश्वर, ओकारेश्वर आदि स्थित है। मतलब अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाते हैं, इसे पूछे जाते हैं, मैंने इससे पहले कोई क्वेश्चन देखे हैं कि जो महेश्वर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, होशंगाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। को ध्यान रखें, सुने अच्छे से और पढ़ें। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंटिन्यू से ऑडियो के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं वीडमेट से, और ऑडियो को आप कहीं पे भी घूमते फिरते जाते उसको सुन सकते हैं।
तो ये अगर आप घूमते फिरते सुनना चाहते और कहीं पे भी जाते हैं पढ़ाई करना चाहते तो आप रास्ते में भी एक ऑडियो जिस प्रकार हम गाना सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग जैसे ये इस वीडियो को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी के बाह्य तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों के बरनार, बंजर, सेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव और गोई है। जबकि दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ हिरन, तिंदोना, बरना, चंद्रकेसर, कानर, मान, ऊटी, हथनी, ये सभी नदियाँ दाएं तट पर मिलने वाली हैं। नेक्स्ट नदी है चंबल। चंबल पश्चिमी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। इसका पौराणिक नाम चरमावती है। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश के मऊ के समीप जानापाव पहाड़ी 854 मीटर ऊंचाई से हुआ है। चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती महत्वपूर्ण है। पूर्वी भाग में बहती हुई इटावा से 38 किलोमीटर दूर यमुना में मिल जाती है। अगर इसको समापन स्थान पूछा जाए तो यमुना में इटावा के से कुछ 38 किलोमीटर दूर है यमुना से, वहाँ पे मिल जाती है। ये नदी कोटा मंडल के भैसरोगढ़ के निकट 18 मीटर ऊंचा चुलिया जलप्रपात बनाती है। दोस्तों ये जो मैं पॉइंट बता रहा है ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप कंटिन्यूस क्योंकि इसको ध्यान से सुने। ये जो मैं बोल रहा चुलिया जलप्रपात बनाती है तो आपको इसको में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, चंबल नदी पे कौन सा जलप्रपात बनता है, ये सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आप क्वेश्चन को कहीं से भी बना सकते हैं, तो आप ध्यान से पढ़ें। संपूर्ण लंबाई 665 किलोमीटर है। इस पर अनेक बहुउद्देशीय योजनाएं अवस्थित है, जिनमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बांध सागर। यह नदी मुरैना और भिंड जिलों में बड़ी और गहरी खाइयों में बीहड़ का निर्माण करती है। दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन की बीहड़ कौन सी नदी बनाती है, तो ये हमारी चंबल नदी बनाती है। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का नाम संस्कृत में ताप शब्द से उद्गृत हुआ है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मूल ताप्ती से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश नर्मदा नदी की भांति ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अंत में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि ये नदी मुल्ताई से निकलती है और ये सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगर समानुपाती किसके माना जाती है, हमें नर्मदा नदी के समानुपाती माना जाता है। थर्ड है फोर्थ है सोन नदी। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इस नदी अमरकंटक को पहाड़ियों से नर्मदा की उद्गम स्थान के समीप से निकलती है। यह गंगा नदी की दीनापुर से 16 किलोमीटर ऊपर की ओर मिलती है। यह नदी 780 किलोमीटर लंबी है। 780 किलोमीटर सोन नदी लंबाई है इसकी। ठीक है दोस्तों, सोन, नर्मदा और एक और नदी है, जो तीनों नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। और ये जैसे ताप्ती, नर्मदा ये किधर जाती है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बेतवा। वेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। यह हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा की दो सहायक नदियाँ बिना और धसान दाहिनी ओर से मिलती है, जबकि एक अन्य सहायक सिंधु बाईं ओर से मिलती है। बिना नदी सागर जिले के पश्चिम सीमा के पास राहतगढ़ कस्बे के निकट एक ऊंचा खड़ा जल प्रपात भालकुंड प्रपात बनाती है, मतलब 38 मीटर भालकुंड प्रपात बनाती है। तो इसमें आपको क्वेश्चन बन सकता है कि बेतवा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है, तो भालकुंड बनाती है। इसकी लंबाई है, ऊंचाई है 38 मीटर। आगे नदी हमारी है पार्वती। यह नदी बहती है, अंत में यह चंबल से मिल जाती है। तो अगर हम पार्वती की बात करें तो पार्वती चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, कुंवारी नदी। यह नदी शिवपुरी पठार से निकलते हैं और भिंड जिले के लाहार तहसील की सिंध नदी में मिल जाती है। ठीक है, क्षिप्रा नदी बहुत ही फेमस है। एकमात्र अगर हमको क्वेश्चन पूछा जाए कि महाकालेश्वर कौन सी नदी पे बसा है, क्षिप्रा नदी पे। क्षिप्रा की नदी कौन सा शिवलिंग है, महाकालेश्वर। तो ऐसे कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको अपने क्वेश्चन बनाते एग्जामिनर
कई एग्जामिनर बैठे रहते हैं, वो सभी का माइंड अलग अलग चलता है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं और कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि यही क्वेश्चन बनेगा। थ्योरी में आपको ध्यान रखना है कि हम कहाँ से कितने क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने अगर यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो आप शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो नए नए देता रहूँ। ठीक है दोस्तों। यह नदी इंदौर जिले के इसमें स्थित काकरी बड्री पहाड़ी से निकलती है। यह देवास उज्जैन जिलों में बहती हुई आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। अगर चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, अगर आपको यहीं से मैं पूछ लूँ तो आप क्या बताओगे? नर्मदा, छिप्रा, चंबल, ताप्ती। तो छिप्रा आ जाएगा हमारे। ठीक है। उसके बाद चलते छिप्रा नदी के किनारे अनेक तीर्थ स्थल, जिसमें कि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर विख्यात है। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आपको। काली सिंध, यह देवास के बागली गांव के समीप विंध्याचल से निकलती है। यह शाजापुर और नरसिंहगढ़ जिलों से बहकर राजस्थान से चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद सिंध नदी, यह नदी सिरोंज के निकट से निकलती है। इटावा जिले उत्तर प्रदेश के पास चंबल में मिल जाती है सिंध नदी। केन, उसके बाद केन, यह नदी भी विंध्याचल पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और घने जंगलों में जाकर उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में मिल जाती है। तवा नदी पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है और नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। वैनगंगा सिवनी के परसवाड़ा पहाड़ से निकलती है, महाराष्ट्र की वर्धा नदी में मिलती है। वैनगंगा वर्धा का संगम प्राणहिता कहलाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनके किनारों बसे शहर, ये मैंने पहले बताया था कि जैसे ये शहर महेश्वर कौन सी नदी के किनारे बसा है, खरगोन कौन सी नदी के किनारे बसा है, धार कौन सी नदी के किनारे बसा है। तो जैसे कि बड़वानी, निमाड़, महेश्वर, धार, जबलपुर, ये सभी क्या नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। बालाघाट देखा जाए तो वैनगंगा नदी के किनारे बसा है। दतिया सिंध नदी के किनारे बसा है। राजगढ़ पार्वती नदी के किनारे बसा है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा है। ओरछा, सांची, विदिशा बेतवा नदी के किनारे, बुंदेलखंड भी बेतवा नदी के किनारे बसा है। श्योपुर चंबल नदी के किनारे बसा है। पंचमढ़ी तवा नदी के किनारे बसा है। मंडला नर्मदा के हैं। शाजापुर पार्वती नदी के किनारे है। होशंगाबाद झाबुआ शिवपुरी नर्मदा नदी के किनारे, शिवपुरी सिंध नदी के किनारे बसा है। उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे बसा है। ओकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। मुल्ताई ताप्ती नदी के किनारे बसा है। देवास काली सिंध नदी के किनारे है। सोनकच्छ काली सिंध नदी के किनारे है। रतलाम चंबल के किनारे है। मऊ चंबल के किनारे है। गुना बेतवा के किनारे। अब उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ का अगर देखा जाए तो उत्तर की ओर चंबल, सोन, बेतवा, केन, काली, ये सब यमुना में मिलती है जहाँ तक, और ये एक दूसरे की सहायक नदियाँ हैं। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ सिंध, पार्वती, वैनगंगा और नर्मदा, ये सब दक्षिण की ओर बहती हैं। और ताप्ती। अब अगर इन नदियों के किनारे कौन से जलप्रपात बसे हैं तो ये आपको मैं बता देता हूँ। जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में बना हुआ है। ये नर्मदा नदी के किनारे है। दुग्धधारा भी अनूपपुर जिले में है। ये नर्मदा नदी के किनारे है। कपिलधारा जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे। सशस्त्र धारा खरगोन नर्मदा नदी के किनारे बसा है। केवटी, चचाई, बहुटी जलप्रपात, ये तीनों रीवा में है, भिंड नदी के किनारे। तो दोस्तों, आज का हम पॉइंट जहाँ तक देखते, चलो एक टॉपिक में आज ही कंप्लीट करवा देता आपको, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजना। क्योंकि मेरा ये वीडियो बहुत छोटा हो रहा, 13 मिनट का, इसलिए आप कंटिन्यूस बनी रहिए ताकि मैं एक टॉपिक और आपको कवर करवा दूँ। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएँ। इंदिरा सागर विद्युत, ये पुनासा खंडवा नदी पर, ऊंचाई 92 मीटर है। विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट है। ओकारेश्वर परियोजना सिद्धवरकुट खंडवा में है, नर्मदा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। विद्युत क्षमता 520 मेगावाट है। महेश्वर परियोजना धार जिले में नर्मदा नदी पर है, 320 मेगावाट नर्मदा नदी पर है। अगर इसमें कौन कौन से जवाहर सागर आता है, गांधी सागर है, तीनों मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना चंबल नदी पर है। अगर ये पूछा जाए आपको कि ये चंबल नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनी है, तो ये तीनों हमको याद होना चाहिए। यहाँ और सरदार सरोवर भड़ोच गुजरात में, ये बहुत फेमस है सरदार सरोवर, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया। यहाँ 1450 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी होता है। नर्मदा नदी पर बना है। बाणसागर रीवा शहडोल सोन नदी पर बना है। विद्युत क्षमता इसकी 450 मेगावाट है।
रानी लक्ष्मीबाई राजघाट परियोजना माता टीला बेतवा नदी पर बने हैं। अगर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना की बात करी जाए तो रानी लक्ष्मीबाई राजघाट और माता टीला ये तीनों बेतवा पे बने हैं और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कंबाइन परियोजनाएं हैं। बरगी अवंती जबलपुर बरगी नदी पर स्थित है। उसके बाद हलाली अशोक ये दोनों विदिशा रायसेन हलाली नदी पर है। संजय सरोवर बालाघाट सिवनी वैनगंगा नदी पर है। चुटका परमाणु परियोजना मंडला में है। भारत का 7वां परमाणु केंद्र भी माना जाता है इसे। विद्युत मंडल का बिजली बोर्ड का गठन सर्वप्रथम 1950 में स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन 1905 से शुरू हुआ। विश्व में विद्युत का सबसे बड़ा ऊर्जा सौर संयंत्र भी भोपाल में है। ठीक है दोस्तों, ये भी पॉइंट ख़त्म कर दिया। आज मैंने ये दो टॉपिक के साथ में एक टॉपिक और मैं अभी ही कंप्लीट करवा देता हूँ, ताकि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का सपोर्ट मिले और अच्छे से मेरा मनोबल भी बढ़ाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश में वर्षा की औसत 112 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र पंचमढ़ी, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तथा दूसरे स्थान पर अमरकंटक है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को स्याला, ग्रीष्म ऋतु को उनाला और वर्षा ऋतु को चौमासा तथा लौटते हुए मानसून उत्तर पश्चिमी मानसून को मावट या मावठा कहा जाता है। ये सब आप जानते होंगे कि हमारी निमाड़ी भाषा जैसे कि स्याला, उनाला, चौमासा ये सभी निमाड़ी लैंग्वेज में बोला जाता है। तो 22 दिसंबर को मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग पर सूर्य की किरणें तिरछी होती है। सर्वाधिक तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया जाता है, लेकिन विगत 3 वर्षों से गंज बसोदा विदिशा में राज्य का सर्वाधिक और औसत तापमान 47.8 दर्ज किया गया है। सबसे कम वर्षा वाला जिला अगर देखा जाए तो भिंड में होता है, जहाँ पे 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। न्यूनतम तापमान शिवपुरी में दर्ज किया जाता है। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है, क्योंकि इस कर्क रेखा लगभग बीच से ही गुजरती है। मध्य प्रदेश की अधिकांश वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है, जिसकी प्रतिशत कुल वर्षा का 80% से 92% होता है। मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखाओं का द्वारा वर्षा करता है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के मध्य होती है। इस समय तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है मार्च से जून के बीच। ग्रीष्म वर्षा ऋतु जून के मध्य से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु के 4 माह होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इन 4 वर्ष में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु सितंबर में सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ ही औसत तापमान गिरावट आने लगती है। अक्टूबर में संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान 20.9 डिग्री 26.6 डिग्री के मध्य रहता है। जनवरी में 21.1 डिग्री सेल्सियस की रेखा मध्य प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी 2 भागों में विभक्त कर देती है। रात्रि का तापमान गिरने से ऊंचे पठारी और पहाड़ों में के भागों में स्थानीय रूप से पाला व कोहरा पड़ता है। दिसंबर जनवरी में उत्तर दक्षिण मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा चक्रवात में से जाती है। ये चक्रवात अधिक पश्चिम की ओर आते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु तथा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ऋतु संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने के लिए वेधशाला इंदौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अभी आपको पढ़ा ही दिया जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना जल्दी मध्य प्रदेश ख़त्म होगा उसके बाद हम और कुछ नए बहुत अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा मैं आपके लिए, ताकि आपको मेरे चैनल से अच्छे वीडियो मिल सके, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। और मेरी आपसे यही उम्मीद होना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़े बढ़े और आगे बढ़ें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज हम ये भी टॉपिक कर ही देते। जहाँ तक मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, आज मैंने बहुत अच्छा कवर किया, जहाँ तक कि आधे घंटा पूरा कवर कर दिया है। मध्य प्रदेश की नदियाँ आधे घंटे में 4 टॉपिक में कवर करने जा रहा हूँ, तो कंटिन्यूस बने रहे यूट्यूब चैनल। अगर लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि दोस्तों अपने भी फ्रेंड है उनको ऐसे वीडियो मिल सके। मृदा प्रदूषण को रखती हुई मृत्यु कहा जाता है। काली मिट्टी का रंग टिटेनी फेरस मैग्नेसाइट के कारण काला होता है। अगर काली मिट्टी काली क्यों होती है तो फेरस मैग्नेसाइट के कारण होती है। काली मिट्टी का निर्माण ढक्कन ट्रे बेसाल्ट चट्टान से होता है।
मध्य प्रदेश अत्यधिक प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है, इसलिए नदियों को कछार काली मिट्टी। मध्य प्रदेश के काली मिट्टी का कुल योगदान 47% है, जो कि सर्वाधिक है। काली मिट्टी गहरे रंग की दोमट मिट्टी है, जिसके दो प्रधान अवयव है, चीकू और बालू, जिसमें चूना मैग्नीशियम कार्बोनेट का अंश होता है, जिससे कि लोहे मिट्टी में लोहे, चूने, एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। इस मिट्टी के रासायनिक संगठन में अन्य रसायनों के अतिरिक्त लोहे और चूने की मात्रा अधिक होती है, इसका रंग काला हो जाता है। ये मिट्टी का पानी पड़ने पर चिपकती है और सूखने पर बड़ी संख्या में दरारें पड़ जाती हैं। सूखने पर अपनी बड़ी संख्या में दरारें पड़ जाती है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी प्रमुख सतपुड़ा के कुछ भाग तथा मध्य प्रदेश नर्मदा नदी तथा मालवा के पठार में मिलती है। लाल एवं पीली मिट्टी। मध्य प्रदेश की कुल मिट्टी में 37% इसका योगदान रहता है। बघेलखंड प्रदेश के लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी सीधी कटनी, उमरिया, शहडोल जिलों में पाई जाती है। पीली लाल मिट्टी उमरिया, कटनी, सीधी, शहडोल में पाई जाती है। इसमें चूने की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जिसमें से नाइट्रोजन, ह्यूमस भी कम होता है। इस मिट्टी में धान की फसल अधिक बोई जाती है। जलोढ़ मिट्टी। मध्य प्रदेश के उत्तर दक्षिण भागों, मुख्यतः श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर तथा शिवपुरी जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड नीच तथा चंबल द्वार निष्पेक्षित पदार्थों से निर्मित है। इन मिट्टी के नाइट्रोजन, जैव तत्व एवं फास्फोरस की कमी होने के कारण वनस्पति भी कम पाई जाती है। इस मिट्टी की सतह बलुई दोमट, चिकनी दोमट, निचली तहों में अपेक्षाकृत महीन कणों वाला पाया जाता है। बालू की अधिकांश के कारण इसमें अपरदन अपेक्षाकृत कम होता है। 4 नंबर की मिट्टी आती है कछारी मिट्टी। बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी कछारी मिट्टी कहलाती है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर के चंबल एवं उसके सहायक नदियों द्वारा यह मिट्टी लाई जाती है। कछारी मिट्टी जो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, उसको हम कछारी मिट्टी कहते हैं। ठीक है। मिश्रित मिट्टी। मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में लाल, पीली एवं काली मिट्टी मिश्रित रूप से पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ की कमी रहती है, जिसके फलस्वरूप कम उपजाऊ होती है। जिन भागों में सिंचाई की सुविधा है वहाँ सिंचाई किससे लवणों की समस्या आवश्यक खड़ी हो जाती है। मृदा के प्रकार। अगर ये मृदा के प्रकार कौन से जिले में पाई जाते हैं, आपको मैं ये बता देता हूँ कि काली और पीली मिट्टी बालाघाट में पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी होशंगाबाद में और मध्यम काली मिट्टी इन सारे जिलों लगभग झाबुआ, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, गुना, भोपाल, विदिशा, सागर, रायसेन, दमोह, जबलपुर, शहडोल, दतिया, शिवपुरी, इन कुछ इस हिस्सों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। हल्की काली मिट्टी बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर में पाई जाती है। कंकरी मृदा मंडला में पाई जाती है। वो कछारी मिट्टी भिंड, मुरैना, ग्वालियर में। उसके बाद मिश्रित मृदा सीधी और शिवपुरी के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हमने जहाँ तक बहुत अच्छे 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको मेरे वीडियो में आपको दिख जाएगा कि कौन सा नेक्स्ट वाले टॉपिक आएगा। भाई जो पार्ट था हमारा तीसरा पार्ट था, और अब चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में हम कितने टॉपिक लाते हैं वो अब मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी से। जब मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो डालूंगा उसी टाइम आपको पता चल जाएगा। तो आज हमने बहुत अच्छा कवर किया है 4 टॉपिक। तो आप एक ही वीडियो में आप पढ़िए 4 टॉपिक, और बहुत जल्दी अपना सिलेबस करिए। और अगर आप दोस्तों ने मेरी हेल्प नहीं करी तो आप ज़रूर मेरे थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। इतना टाइम देने के लिए मुझे थैंक यू।